A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 27 अगस्त 2020 है, दिन है थर्सडे. आज का जो कोट है ये करेज के साथ जुड़ा हुआ है, ये रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है. ओनली दोज हु विल रिस्क गोइंग टू फार कैन पॉसिबली फाइंड आउट हाउ फार वन कैन गो. धीरे धीरे अगर आप आपकी ही बनाई जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कि बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे मन ने, हमारे दिमाग ने क्रिएट की हैं. हम इन बाउंड्रीज के बाहर निकल सकते हैं. वो रिस्क जो हैं वो आपको ही उठाना पड़ता है. वो कोई भी आकर आपके लिए वो रिस्क नहीं लेगा. यू हैव टू टेक इट योरसेल्फ. और ये रिस्क उठाने के लिए जो साहस, जो करेज चाहिए वो आपके अंदर ही है. आपको उसको ढूंढना है. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. टिल 31 अगस्त 2020 EMI ऑफर इज़ ऑल्सो अवेलेबल. आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से ही हैं और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है. इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि कल या फिर परसों, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कल या परसों हमने पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बात की थी. तो पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया है, तो वो क्या है उसको देखेंगे. आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं. कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लेक्चर की PDF अवेलेबल है या फिर लेक्चर की PDF कहाँ से मिलती है. मैं ये नहीं समझ पाता कि हर रोज़ ये एक चीज़ मैं रिपीट करता हूँ. हर रोज़ ये स्लाइड आप देखते हैं कि डाउनलोड PDF फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल. तो पता नहीं क्यों, मीन्स क्या आप सुनते नहीं हैं, क्या आप देखते नहीं हैं, या सिर्फ आप PDF डाउनलोड करने के ही चक्कर में हैं कि वीडियो देखना नहीं है, बस कहाँ से PDF मिल जाएगी हम देख लेंगे, स्कैन कर लेंगे, बात है. द थिंग इज़ स्कैन इन द सेंस कि क्विकली देख लेंगे PDF में क्या है. मैं PDF के हिसाब से नहीं जाता हूँ. इसका मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए पढ़ने के लिए हैं, राइट. और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो लिखे नहीं गए, आर्टिकल्स में लिखे नहीं जाते, लेकिन मुझे पता है, मैंने कहीं पर पढ़ा है, मैंने कहीं उसको समझा है, तो वो मैं आपके साथ, तो दैट्स व्हाट एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट. और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मीन्स बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखें कि कोई स्टूडेंट PDF मांग रहे हैं तो उनको बताइएगा, राइट. आप उनको रिप्लाई दीजिए बिकॉज यू नो इट, राइट. तो उनको उनकी मदद कीजिए. कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जब जस्ट स्टार्ट ही किया, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाता कि ये यहाँ पर हर रोज़ दिखाया जाता है, फिर भी वो क्यों पूछते हैं. एनीवे, दैट्स नॉट ए बिग इशू, इज इट. तो बात करते हैं ए शॉट इन द डार्क. द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है. पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट जो है एक प्रकार की स्पेशल डिस्कशन है आतंकवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान की डिस्कशन. तो डेफिनेटली हमें कान खोलकर सुनना ही चाहिए, क्योंकि अगर एलोन मस्क स्पेस के बारे में, इनोवेशंस के बारे में बात करते हैं तो हमें सुनना ही चाहिए. हमें बहुत सारी चीज़ें, अगर एस जयशंकर जो पहले फॉरेन ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, और आज वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें उनको सुनना ही चाहिए क्योंकि एक एक्सपर्ट बात कर रहा है. तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं. कोई लेट्स से मुकेश अंबानी हैं, या फिर रतन टाटा एक्सेट्रा जो भी हैं, या फिर कोई फिल्म डायरेक्टर, मीन्स रतन टाटा, मुकेश अंबानी बिजनेस के बारे में बात करें, मैनेजमेंट के बारे में बात करें, देन वी हैव टू लिसन. इसी प्रकार से एक ऐसा देश जिसकी महारत है आतंकवाद में, राइट. आतंकवाद को कैसे फैलाया जा सकता है, कैसे इसका दुरुपयोग या फिर इसका उपयोग अपने हित के लिए किया जा सकता है, कैसे आतंकवाद से दूसरे देशों को सताया जा सकता है, कैसे आतंकवाद से अमेरिका जैसे देशों के पास से बहुत सारे पैसे सालों से लिए जा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें, मीन्स टेररिज्म के ऊपर अगर पाकिस्तान कुछ बात कर रहा है तो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट बात कर रहा है, तो हमें सुनना ही चाहिए. लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो सारी की सारी बातें फिक्शनल थी. उन्होंने ऐसा बताया कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान
विक्टिम हैं, पाकिस्तान जो है वो पीड़ित है आतंकवाद की वजह से। और किस प्रकार का आतंकवाद? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब यहाँ पर हैं, लेट्स से एक तरफ यहाँ पर है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, दिस इज इंडिया, यहाँ पर है अफगानिस्तान, यहाँ पर कुछ ईरान है, राइट, तो ऐसा कुछ है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का क्या मतलब है? क्या अफगानिस्तान के आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कुछ ऐसे अलकायदा और तालिबान एक्सेट्रा, क्या वो लोग आपके वहाँ पर अटैक कर रहे हैं? क्या ईरान से आपके वहाँ पर अटैक हो रहा है? नहीं। उनका कहना ये है कि क्रॉस बॉर्डर यानी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान ने यह भी बताया कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जिन्होंने अलकायदा को इस रीजियन में कंट्रोल किया है या फिर उसको कम करने की कोशिश की है, उनकी ताकतों को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान ने ऐसा बताया। तो मेरा प्रश्न तो ये है कि क्या पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब ये भूल गए कि आपके वहाँ पर एक दुनिया का मोस्ट वांटेड व्यक्ति ओसामा बिन लादेन जो है वो आपके देश में छुपा हुआ था, और आप कहते हैं आपको पता नहीं है। आपको भारत के बारे में सारी चीज़ें पता है, भारत में कहाँ पर क्या चल रहा है, हर जगह पर आपने स्पाइज या फिर अपने जो खुफिया जासूस हैं वो बिठाए हैं, तो आपके ही देश में आपको पता नहीं है। क्या ये कोई मान सकता है? उन्होंने 4 अलग अलग प्रकार बताए हैं टेररिज्म के, जो मीन्स पाकिस्तान जो पीड़ित, सो कोल्ड पीड़ित देश हैं, तो वो कहता है कि 4 प्रकार के आतंकवाद से पाकिस्तान जूझ रहा है। एक है तारीख़ तालिबान पाकिस्तान, ये TTP नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करती हैं और इनको सपोर्ट मिलता है इंडियन टेरर सिंडिकेट से। अफगानिस्तान से ये सपोर्ट उनको मिलता है और इसके पीछे मेन जो हाथ है वो है भारत का, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो पॉइंट है, उन्होंने ये बताया कि मर्सिनरीज का मतलब है कि आप ऐसे लड़ाकू लोगों को रेंट पर या फिर लीज पर, कि आपने उनको कुछ पैसे दिए और वो फिर आपके लिए मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर जो भी आप करवाना चाहते हैं, ऐसा कोई एक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं मर्सिनरीज। तो भारत ने ऐसे मर्सिनरीज को हायर किया है और ये सारे मर्सिनरीज हैं वो पाकिस्तान में अटैक करते रहते हैं, और उन्होंने कुलभूषण जाधव को भी यही बताया है। फिर उन्होंने ये बताया है कि एक हिंदुत्व टेररिज्म, भारत की सरकार जो है वो हिंदुत्व टेररिज्म को प्रमोट करती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है ये भी एक प्रकार का आतंकवाद है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में पाकिस्तान का कहना ये है कि ये स्टेट टेररिज्म है, यानी कि सरकार जो है, भारत सरकार यहाँ पर टेररिज्म कर रही है या फिर डायरेक्टली स्पॉन्सर कर रही है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्यों बता रहा है? क्योंकि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लीनरी मीटिंग होने वाली है, तो अब उनको कुछ दिखाना है कि भाई हम कुछ करते हैं, हमने कुछ किया है, ताकि उनके ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस ना लगाया जाए, ताकि उनको ग्रे लिस्ट में से डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में ना रखा जाए। तो इस प्रकार के रिएक्शंस आपको, ये बहुत ही एक ख़ास पैटर्न है पाकिस्तान की इस प्रकार से ऑपरेट करने की। तो काफ़ी एक फिक्शनल स्टोरी, काफ़ी फिक्शनल पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने UNSC के सामने रखे हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम हर रोज़ आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आती है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं चाहता हूं कि 3 और स्टूडेंट्स को आप स्टडी IQ के बारे में बताइए। लेट देम सर्फ आवर चैनल, लेट देम फॉलो आवर चैनल, एंड आई एम श्योर 1-2 दिन वो हमारी चैनल को देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल हिट द सब्सक्राइब बटन। लेकिन मेक श्योर कि आप भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेकंड टॉपिक है सोबरिंग असेसमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट बाहर आया है, ये है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019-20। इस एनुअल रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो पिक्चर है, एक जो राइट सिनारियो है हमारी इकोनॉमी का, वो हमारे सामने रखने की कोशिश की है। कुछ समय पहले जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, बताइए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं?
आपको ये आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। जो भी आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी इसका आंसर है, सिर्फ डिजिटल फिगर्स ऐड मत कीजिएगा, एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखने की कोशिश कीजिएगा कि एमपीसी में इतने मेंबर्स होते हैं, राइट, या फिर यू कैन से दैट एमपीसी हैज़ दिस मैनी मेंबर्स व्हाटएवर, राइट। आप इस प्रकार से एक आंसर, प्रॉपर आंसर लिखिएगा, सिर्फ ये नंबर्स मत लिखिएगा, दैट इज़ वेरी बैड। तो एमपीसी की मीटिंग हुई और एमपीसी ने यह तय किया कि इंटरेस्ट रेट जो है उसमें रेपो रेट जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसे ही रखते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न था इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो थोड़ी बढ़ चुकी थी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था चीज़ों का और चीज़ों की डिमांड थी। तो उस टाइम पर यू नो दिस ये डिमांड और सप्लाई में जो एक मिसमैच आ गया था, तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई थी, वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ों की आइटम जो है मीन्स प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गई थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019-20, मैंने क्यों इसको रब कर दिया, एनीवे हियर वी गो। तो ये जो AR 2019-20 है, इसमें इकोनॉमी के बारे में ये बताया है कि और ज़्यादा दर्द और ज़्यादा पेन जो है वो हमें झेलना पड़ सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब डिमांड जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है। प्राइवेट कंजम्पशन भारत की इकोनॉमी को अगर आप देखें, हमारी पॉपुलेशन है 1.36 बिलियन, ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन जो है ये यंग पॉपुलेशन है। तो एक यंग पॉपुलेशन को बहुत सारी चीज़ों की एस्पिरेशन होती है, नया फ़ोन चाहिए, नई कार, नए कपड़े, राइट, ज्वेलरी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको हेयर स्टाइल चेंज करनी है, आपको हेयर कलर लगाना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इज़न्ट इट, रिस्ट वॉच चाहिए, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शायद गुड फील कराती हो, और इसी के साथ साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें यंगस्टर्स या फिर लोग जब कंज्यूम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाले लोग जो हैं उनका बिजनेस चलता है, फिर उनका बिजनेस चलेगा तो फिर वो जॉब्स देंगे तो वो घर भी चलेंगे, तो फिर वो अपना इलेक्ट्रिक का बिल है, दूसरी चीज़ें वो कुछ खरीदी कर पाएंगे जो आप पैदा कर रहे हैं। तो ये पूरी साइकिल है जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस का जो टर्नओवर है वो कम हो चुका है, तो फिर आप भी खर्च नहीं करेंगे। अगर आपका बिजनेस लॉकडाउन से पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब आपका बिजनेस जो है वो लेट्स से 10%, 20%, 25% तक ही चल रहा है। पहले आप 100 रुपये कमाते थे हर रोज़, आज आप सिर्फ 25 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो आप अपने खर्च भी उस हिसाब से कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट आपको ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगी, और वही हो रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गया है, राइट। दूसरी चीज़ पब्लिक फाइनेंसेस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लीजिए, उन्होंने कितने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा खर्च हैं, ऊपर से ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो आपको टैक्स भी उतना कम मिलेगा, जीएसटी कम मिलेगा, लोगों की जॉब्स और ये बिजनेस कम हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट टैक्स भी कम मिलेगा। तो आपका इनकमिंग जो है वो कम है और आउटगोइंग जो है वो ऑल ऑफ द सडन बढ़ चुका है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि देखते हैं कि आने वाले 5 महीनों में क्या होता है। कोविड-19 की कोई वैक्सीन मिलती है, अगर वैक्सीन मिलती है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होना और फिर इसको कंट्रोल में आना, और जब ये रफ वाटर जो है वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, उसके बाद कॉरपोरेट्स जो हैं वो यानी कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगी। तो ये एक इश्यू है। और एक है क्रेडिट फ्लो इम्पेडिंग रिस्क एवर्जन एमंग बैंकर्स जो हैं वो इस बात से घबराए हुए हैं कि ऐसे माहौल में अगर हम किसी को लोन देंगे तो ये लोन जो हैं ये एनपीए में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो वो बहुत ही घबरा रहे हैं लोन देने में भी। तो ये एक ओवरऑल माहौल जो है ये काफ़ी ब्लीक है, ये पिक्चर जो है ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा पिक्चर नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो लोकल लॉकडाउन्स हैं, जब अनलॉकिंग की शुरुआत हुई, नेशनल अनलॉकिंग 1 जून से शुरुआत हुई, तो लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो दूसरे लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे, ये सारी चीज़ें जब होने लगी
तब बहुत सारे ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ऑल ऑफ द सडन हमें कोरोना वायरस का एक स्पाइक देखने को मिला। कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पर बढ़ने लगे। तो इसको लेकर बहुत सारे शहरों ने, बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारे शहरों ने लोकल लॉकडाउन्स लगाए। अब ये सारे लोकल लॉकडाउन्स जो हैं, इनकी वजह से आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अब आप दूसरे एग्जांपल्स जो हैं वो खुद सोचिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है, लेट्स से टाटा। तो टाटा ने कुछ लॉकडाउन के बाद कार्स बनाई, लेट्स से कि उन्होंने 100 कार्स बनाई। अब ये 100 कार्स में से 50 कार्स जो हैं वो विलेज एरिया में बिकेगी और बाकी की 50 कार्स जो हैं वो, लेट्स से ये 50 कार्स उन्होंने बेच डाली, बाकी की 50 कार्स जो हैं वो सिटी एरिया में वो बेचेंगे। लेकिन अगर ये जो 10 सिटी हैं जहाँ पर 5-5 कार्स भेजी जाएगी, अब मान लीजिए कि उन सारे शहरों में लोकल लॉकडाउन चल रहे हैं, तो क्या होगा? वो दूसरी 100 कार्स जो हैं वो पैदा नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको एक सप्लाई चेन के तौर पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लेट्स से मुंबई में बनते हैं, लेकिन अगर मुंबई और इर्द गिर्द के एरिया में लॉकडाउन चल रहा है तो फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपका बिजनेस जो है वो भी इम्पेक्ट होगा। तो बड़े शहरों में ये लोकल लॉकडाउन की वजह से पूरी इकोनॉमी की जो रिकवरी की स्पीड है ये बहुत ही स्लो हो चुकी है। ये इस रिपोर्ट में भी और बार बार कई जगहों पर यह भी चीज़ हमें देखने को मिली है। States too are expected to find their finances so tightly squeezed as to have to cut capital spending। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के खर्च बढ़ चुके हैं और अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, पैसे जो हैं वो उनके पास कम है, तो वो उनका जो एक कैपिटल स्पेंडिंग है वो कैपिटल स्पेंडिंग भी कम होगा। और बात हो रही है कि गवर्नमेंट के पास जो कंपनीज़ हैं, उनकी ज़मीन है, उनकी मशीनरीज़ हैं, उनकी जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाए, लेकिन ऐसे माहौल में कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जो ये सारी चीज़ें खरीदेगी? अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन साहब ने अभी 1-2 दिन पहले ही ये बताया था कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत सरकार जो है वो एक दूसरा स्टिमुलस पैकेज जो है वो लॉन्च कर सकती है। डियर फ्रेंड्स, ये जो उनका स्टेटमेंट आया था, इसका विस्तार से अगर आपको एनालिसिस देखना है या फिर इस प्रकार की न्यूज़ आइटम्स को आपको और अच्छी तरीके से देखना है, देन मेक श्योर कि आप फॉलो करें डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। स्टडी IQ की चैनल के ऊपर हर रोज़ ये लेक्चर्स मेरे ही द्वारा डिलीवर किए जाते हैं। अगर आप UPSC, SBI, IBPS, RBI, SSC या फिर इन जनरल फाइनेंशियल, बिजनेस, इकोनॉमिकल वर्ल्ड की दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, देन मेक श्योर यू फॉलो दिस सीरीज। फिर बात करते हैं द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस की बात करें या फिर स्पेस की बात करें तो स्पेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले बहुत ही फैसिनेटिंग था। अब ये धीरे धीरे चीज़ें जो है वो कॉमन होती जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें जब स्पुतनिक और US अपोलो 11, तो उस टाइम पर एक कंपटीशन चल रहा था और पूरी दुनिया इनको देख रही थी। फिर धीरे धीरे भारत इस गेम में आया, चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, चंद्रयान, मंगलयान, इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप जानते ही हैं। और कोविड-19 के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए थे। ये आर्टिकल लिखा है सैयद अकबरुद्दीन साहब ने, जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। लॉकडाउन ये चल रहा था या फिर कोविड-19 के टाइम पर, जब ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पर मार्स पर चाइना ने, USA ने और UAE ने मिशंस लॉन्च किए। फिर एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज SpaceX जो हैं, उन्होंने भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था। चाइना का जो बैडू उन्होंने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया। और US स्पेस कमांड का एक स्टेटमेंट आया था कि रशिया कंडक्टेड ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर अ स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि स्पेस की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें नए मोड़, नई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। कॉस्ट जो हैं वो भी काफ़ी कम हुआ है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो भी काफ़ी स्पीडीली हो रहे हैं। लेकिन ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ये पीसफुल यूज़ के लिए अगर किए जाए तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब हम
चलिए पृथ्वी की जब बात करते हैं तब हम अलग अलग देश हैं, अलग अलग लोग हैं, लेट्स से ऐसा नहीं है, लेकिन यही मान्यता है कि आप इंग्लैंड के हैं, वो अमेरिका के हैं, हम इंडिया के हैं, वो चाइना के हैं, थिंग्स लाइक दैट। इस प्रकार की गेम यहाँ पर चल रही है हमारी पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब हम स्पेस की बात करें तब हमें ये सारी चीज़ें नहीं, तब एज ए ह्यूमन बींग, फॉर एग्जांपल जब देश की बात आती है, कभी आप में से बहुत सारे लोग गुजराती होंगे, आप में से कुछ लोग जो हैं राजस्थानी होंगे, आप बिहार से होंगे या फिर वेस्ट बंगाल से होंगे, अंडमान निकोबार से होंगे, लेकिन जब देश की बात आती है तब हम सब इंडियन हैं। इसी प्रकार से जब दुनिया की बात आती है, स्पेस की बात आती है, तब हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सब मिलकर काम करें रादर देन कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिशन अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें मिलकर काम करना ही। तो पृथ्वी के जो हमारे इश्यूज़ हैं, रशिया और यूएसए के रिलेशनशिप भले ही अच्छे ना हो, लेकिन जब स्पेस में अगर आप जा रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कीजिए। आपकी स्पीड, टाइम, मनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम या फिर फास्ट हो सकती हैं। नासा का खर्च देखिए आप, 50, अगर आप किसी चीज़ को पर किलो, अगर आपको कुछ सामान स्पेस में भेजना है या फिर स्पेस में फ्लाई करने के लिए, इट कॉस्ट्स $54,500। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है, इसकी कॉस्ट देखिए 2720 पर किलो। यहां पर डॉलर मैंने कहा, राइट? नो, इट्स पर किलो। 54,500 पर किलो, इतना कॉस्ट या फिर इतना खर्च होता है नासा को। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है, इट विल चार्ज यू 2000, और इनका खर्च है कुछ $2720 पर किलो। और आने वाले 10 सालों में शायद ये कॉस्ट जो है ये $100 पर किलो भी हो जाए। बैंक ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट है कि 2050 तक स्पेस इंडस्ट्री जो है ये $2.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। फिलहाल इसकी साइज है $350 बिलियन। स्पेस इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू फॉलो अ पाथ अकिन टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। एप्पल ने क्या किया? एप्पल ने अपने आईफोन के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को बताया कि आप एप्लीकेशंस बनाइए, अच्छा होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया के सभी टैलेंटेड और इस फील्ड के जो अच्छे लोग हैं उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और हम जानते हैं कि आज एप्पल कहाँ पर है। इसी प्रकार से ये जो स्पेस इंडस्ट्री है वो भी प्राइवेट ऐसे लोगों के लिए धीरे धीरे खुलती जा रही है। स्पेस एक्स इसका एक एग्जाम्पल है। आप देखिए, स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। ये नाम आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ए और बी, यहाँ पर आपके कंपनीज के नाम दिए जाएंगे और यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट्स के नाम, और फिर आपको ढूंढना है कि कौन से सही है या फिर कौन से गलत हैं। तो स्पेस एक्स का है स्टारलिंक, और इस स्टारलिंक में 10,000 जितने स्मॉल सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में रिलीज किए जाएंगे, और पूरी दुनिया को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने का एक सपना है स्पेस एक्स का इस स्टारलिंक से। अमेज़न का एक प्रोजेक्ट है, अगेन आपको ये नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट कुइपर, और कुइपर के माध्यम से उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये 3,000 जितने माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, ये भी इंटरनेट के एक्सेस के लिए। तो आने वाले 10 सालों में, अभी फिलहाल 3,000 जितने सैटेलाइट्स हैं, आने वाले 10 सालों में 80,000 जितने सैटेलाइट्स हमें पृथ्वी के लो ऑर्बिट में देखने को मिलेंगे। फिर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि प्लैनेट हैं, फिर स्पायर ग्लोबल हैं, आइस आई हैं। ये सारी कंपनीज हाइट का एडवांटेज, जिसको हम कहते हैं वेंटेज पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ऑर्बिटल वेंटेज पॉइंट का इस्तेमाल करके वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, क्रॉप हार्वेस्टिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ों में काम कर रही हैं। स्पेस कुड प्रूव अट्रैक्टिव फॉर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। जब ये सारी चीज़ें, स्पेस इंडस्ट्री ग्रो होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी नए नए मौके मिलेंगे। लेकिन ये सारी अच्छी बात होगी, कुछ चैलेंजेस भी हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो स्पेस को हमें डेमोक्रेटाइज्ड और स्पेस को हमें और ज़्यादा सेंसिबल तरीके से हैंडल करना होगा, वरना फिर एक दूसरे देशों के झगड़े जो हैं वो होते रहेंगे। बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई है, द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, मून ट्रीटी 1979, द रेस्क्यू एग्रीमेंट, स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशंस और ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन इसमें कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम सोचेंगे तो चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। अगर अपने अपने देश और अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो फिर झगड़े जो हैं वो होते रहेंगे, और आने वाले टाइम में इसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल मीन्स होने ही लगा है।
तो फिर एक दूसरे के जो मीन्स आपके जो मिलिट्री स्पेस सिस्टम हैं, आप कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, रिकोनाइसेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक दूसरे के इस प्रकार की सिस्टम को टारगेट किया जाएगा। फिर जो स्पेस में मिनरल्स मेटल्स अवेलेबल हैं, एक एस्टेरॉयड हैं जिसका नाम है साइकी 16। अब साइकी 16 के बारे में ये बताया जाता है कि 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ आइटम्स मिनरल्स इसमें हैं। इसमें गोल्ड, प्लेटिनियम, आयरन, निकल, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइवेट कंपनीज भी इसको पकड़कर इसमें से सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके वापस पृथ्वी पर लेकर बेचना चाहती है। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार की भी रेस चल रही है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और इनको सब फॉलो भी करें। सिर्फ आप पेपर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बनाएं, इनको फॉलो करें। तो इस प्रकार का माहौल हम सबको मिलकर यहाँ पर क्रिएट करना होगा। भारत के लिए स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बहुत सारे लेक्चर्स हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब भारत ने एक इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को लॉन्च किया। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करता है और जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं उनको परमिट करना, उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो इन स्पेस करता है। तो हमें टेक्निकल, लीगल, कमर्शियल, डिप्लोमेटिक, डिफेंस गोल्स के साथ साथ ग्लोबल गवर्नेंस, रेगुलेटरी और आर्म्स कंट्रोल इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा। फिर एक इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है, इतना कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। इंटरनेट की वजह से हम चीज़ों को ख़रीद और बेच सकते हैं। हेल्थ की बात हो, गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन, कैशलेस ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को वेरीफाई करना है, सिग्नेचर, कम्युनिकेशन, क्राउड को मोबिलाइज करना है। अगर आप इंटरनेट और ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, और दूसरी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते आए हैं। बहुत सारे लोग घर से काम भी कर रहे हैं। गूगल, फेसबुक, TCS, ये सारी कंपनीज़ के लोग जो हैं वो घर से काम कर रहे हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि अर्बन पुअर, एल्डरली लोग और दूसरे जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। उनको हेल्थ, वेलफेयर, क्रिटिकल सर्विसेज, उनको अपनी खुद की स्किल अगर इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल, ये सारे अर्बन पुअर, एल्डरली और रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ आज भी नहीं मिल रही हैं। 2016 में UN जनरल असेंबली ने एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया था और इसमें यह डिक्लेयर किया था कि इंटरनेट का एक्सेस जो है ये एक मानव का अधिकार है। और भारत सरकार ने भी ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट को पहुंचाने की कोशिश की हैं। अब आप देखिए इस प्रकार के जो अभी हमने नाम कुछ देखे, जैसे कि ये स्टारलिंक हैं और कुइपर हैं, तो ऐसे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी काम कर रहे हैं कि दुनिया के हर एक कोने तक इंटरनेट को पहुंचाया जाए। जब ये किया जाएगा तब लोग जो हैं उनको फिर डिवाइसेस भी चाहिए। तो डिवाइसेस की शुरुआत देखिए, पंजाब ने कुछ 1.75 लाख स्मार्टफोन्स, फ्री स्मार्टफोन्स स्टूडेंट्स को देने की शुरुआत की है। और कल हमने देखा था कि कैसे डेस्कटॉप्स और जो रिसाइकल्ड या फिर रिफर्बिश्ड जो स्मार्टफोन्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी चैरिटी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए ताकि घर घर तक हम ये फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें। मेकिंग एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स सक्सेसफुल। हाल ही में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर भारत सरकार ने काफ़ी सारे बदलाव किए और ये जो एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट जो था इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन लिया है भारत सरकार ने। होता ये था कि जब लेट्स से ऑनियन की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जब ज़्यादा होती थी तब इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भारत सरकार ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लगाकर ऑनियंस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देती थी। तो भारत में उस ऑनियन की कीमत हमारे किसानों को मिलती थी 10 रुपये, अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनको 50 रुपये भी मिलते थे। तो बिकॉज ऑफ दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता था। तो अब ये चीज़ भारत सरकार ने हटा दी है। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जैसे कि ई-नाम। तो ई-नाम को जब लॉन्च किया गया तो स्टार्टिंग में ये 585 जितनी जो मार्केट्स हैं उसको कनेक्ट कर रहा था। 16 राज्य थे और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको ई-नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, स्टार्टिंग में ये बताया था कि
किसान जो हैं वो अपनी जो उपज है, अपना जो सामान उन्होंने पैदा किया है, ये सारी चीज़ों को वो ऑनलाइन बेच पाएंगे। कश्मीर का कोई किसान जो है वो केरला के किसी भी व्यक्ति को ये सारी चीज़ें बेच पाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे हर्डल्स हमें देखने को मिले, और ये इतना जो जिस प्रकार की हमारी इमेजिनेशन थी, जो हम सोच रहे थे कि इस प्रकार से इसका एक एक्सपांशन होगा, वो एक्सपांशन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम का मतलब यह है कि आप पॉलिसीज़ लेकर आते हैं लेकिन पॉलिसी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं बैठता। तो ये सिचुएशन हमारे देश में देखने को मिल रही है। ई नाम के बाद सितंबर 2018 में पीएम आशा में ये था कि आपका अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट 100 रुपये है तो उसके ऊपर 50% यानी कि 50 रुपीज़, तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ मिलेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें कवर की गई थी, कुछ चीज़ें कवर नहीं की गई थी। उसके साथ साथ मॉडल एक्ट आए, राइट, 2017 और 18 में। एक में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की। और कुछ टाइम के बाद पीएम किसान की स्कीम आई, जिसमें किसानों को 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि टोटल 6000 रुपये जो हैं वो कैश सपोर्ट दिया जाता है। और कोविड-19 फिर क्राइसिस आई, और क्राइसिस के टाइम पर भारत सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए और ई नाम को और ज़्यादा एक्सपांड कर दिया। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एपीएमसी जो हैं उनको बंद कर दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज भी राज्य सरकार को डिसीजंस लेने हैं। तो ये कुछ टाइम पर सरकार नई नई स्कीम्स लेकर आती हैं, तो इसकी वजह से ये टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम का शिकार हो गया है ये एग्रीकल्चर सेक्टर। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अभी कुछ टाइम के बाद और कुछ नया आएगा। फिर सेंटर स्टेट और स्टेट रिलेशंस में इश्यूज़, वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों पॉलिटिकल बीजेपी और जो तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो भी कंपटीशन है उसकी वजह से फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं कि वो फिर कहते हैं कि हमें ये पीएम किसान का पार्ट नहीं बनना है एंड थिंग्स लाइक दैट। एब्सेंस और फेलियर ऑफ क्रेडिट एंड इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस जो आया था फसल बीमा योजना, तो उसमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रिफॉर्म्स तो होते रहते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर उसकी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो कंक्लूजन यही है कि पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और किसानों के बीच में। और रिफॉर्म्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करे इस प्रकार के होने चाहिए, एक दूसरे को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दे इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये वन लाइनर्स आप पढ़ लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।